निडर और बहादुर लोग किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि सिर्फ बहादुर होने से काम नहीं चलता और इसी जगह समझ बूझ की जरूरत पड़ती है। बहादुर योद्धा के पास सोच विचार कर निर्णय लेने की क्षमता होना किसी वरदान से कम नहीं है। वैसे तो अब तक अभियान दल किसी मुश्किल में धैर्य नहीं खोया था, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि सोचने समझने से भी परिणाम नहीं निकल रहा था। अब देखना यह है कि क्या इस जगह पर देवयानी और प्रताप की बहादुरी काम आती है। अपमान से झुलसा हुआ और अपना बदला लेने के संकल्प पर अटल रविदास घर की ओर चला गया। तुरंत ही उसने अपने खास सेवक को बुलाया और कहा, जाकर पिताजी के सभी मित्रों को यहां बुलाकर लाओ। जो आज्ञा कहकर नौकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वापस लौट आया और रविदास से बोला, मैंने सभी के पास संदेश भिजवा दिया है, लेकिन सभी ने ये कहकर वापस लौटा दिया कि गोपाल दास ने जो मुसीबत मोल ली है वे उसमें पड़कर अपनी जान नहीं गंवाना चाहते। वैसे भी उसने ये सब हमसे पूछे बिना ही किया है, तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे। रविदास गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने कमरे की चीजें उठाकर फेंकना शुरू कर दी। नौकर घबरा गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, तो वो बोला, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा तो क्या, अभी मेरे पास रात भर का समय है और मैं इस समय में कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। दूसरी ओर वन में अधीश बेहोश पड़ा था। प्रताप और देवयानी के काफी प्रयास करने पर भी जब उसे होश नहीं आया तो वन देवता ने मिनूकी को इशारा किया। वो अधीश को उठाकर भीतर ले गया। वे दोनों भी उसके पीछे पीछे महल के अंदर चले गए। वन देवता ने मिनूकी से कहकर अधीश को एक पलंग पर आराम से सुला दिया और अपने हाथों से पानी की बूंदें उसके चेहरे पर छिड़ककर उसके सिरहाने बैठकर पंखा झलने लगे। ये देखकर प्रताप और देवयानी को बहुत आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति कुछ ही देर पहले उनके खून का प्यासा बना उनसे युद्ध कर रहा था, अब इतनी प्रेम से अधीश की सेवा कर रहा है। थोड़ी देर में अधीश ने आंखें खोल दी। उसने सबकी ओर देखा और कुछ याद करने की कोशिश करने लगा और अगले ही पल लपक के वन देवता के गले लग गया। वे दोनों काफी देर तक एक दूसरे को भुजाओं में कसे रहे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी वन देवता बोला, अच्छा तो अब महाराज अपने गरीब मित्र को पहचान ही गए। कैसी बात करते हो मृगांक, मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूं भला? बस मेरी याददाश्त ही पता नहीं क्यों कमजोर हो गई है। अधीश ने कहा, उसे सब कुछ याद आ गया था। चलो अच्छा है, तुम्हें मेरी याद आई तो सही। यदि तुम मुझे पहले ही पहचान जाते तो मुझे इतना सब नाटक नहीं करना पड़ता। वन देवता, जिसका नाम मृगांक था, हंसते हुए बोला, लेकिन उसके लिए तुम्हें देवयानी को उठाकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मिनूकी से कहकर भी हमें बुलवा लेते या खुद बाहर चले आते। अधीश बोला, पवित्र झील पर मैंने तुम्हारी बहन और मित्र को युद्ध करते देखा। मैं बस इनकी बहादुरी की परीक्षा लेना चाहता था और मैंने सोचा कि वैसे तो तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आओगे, तो इसी तरह तुम्हें बुलाना पड़ेगा। अब आ गए हो तो कुछ दिन मेरे इस छोटे से महल में मेहमान बनकर रहो और मुझे अपनी सेवा करने का मौका दो। मृगांक बोला, अभी तो हम रुक नहीं सकते, जल्दी से जल्दी नगर पहुंचना है, लेकिन समय मिलते ही मैं फिर आऊंगा। कहकर अधीश उठ खड़ा हुआ। कम से कम भोजन तो कर लो। कहकर मृगांक ने मिनूकी को इशारा किया और वो भोजन की व्यवस्था करने चला गया। हाँ, भूख तो बहुत लग रही है। क्यों प्रताप, क्या कहते हो? अधीश ने प्रताप की तरफ देखा, जो अभी तक चुपचाप खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। अब तुम दोनों मित्रों के बीच कुछ बोलने वाला मैं कौन होता हूँ? कहकर प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, वैसे भी तुम्हारे मित्र ने इतनी मेहनत करवा दी है कि कसकर भूख लगाई है। प्रताप ने कहा तो मृगांक ने उसे भी गले लगा लिया। भोजन कर चुकने के बाद उन्होंने मृगांक से जाने की आज्ञा मांगी और मृगांक बोला, मित्र के घर से बिना उपहार लिए तो नहीं जा सकते। फिर उसने एक तलवार निकाली और प्रताप को देते हुए कहा, यह तुम्हारी बहादुरी का इनाम है प्रताप। जब तक ये तलवार तुम्हारे हाथ में रहेगी कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा। फिर एक मोतियों की माला देवयानी को देकर कहा, ये शीतल जल के मोती हैं। जब भी तुम्हें बहुत क्रोध आए तुम इन मोतियों की तरफ देखना और तुम क्रोध में ही सही निर्णय ले सकोगी। ये सुनकर देवयानी झेंप गई। धन्यवाद मृगांक,
देवयानी और प्रताप ने एक साथ कहा। और ये तुम्हारे लिए अधीश। उसने एक लोहे का कड़ा अधीश को देते हुए कहा, दिखने में ये साधारण सा है, लेकिन भविष्य में ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। इसके गुणों के बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये तुम्हें खुद ही पता करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मृगांक, अब हमें आज्ञा दो, अभी बहुत लंबा सफर हमें तय करना है, अधीश ने कहा। फिर वे दोनों अपने अपने घोड़े पर बैठ गए। एक सफेद रंग का घोड़ा मृगांक ने देवयानी को दे दिया। फिर वे तीनों बाहर निकल आए। अब जाकर अधीश ने उस कड़े को ध्यान से देखा। साधारण से लोहे से बने उस कड़े में अद्भुत आकर्षण था। उस कड़े पर अंदर की ओर 5 चक्र बने हुए थे और बाहरी पट्टी पर 5 पुरुष आकृतियां उकेरी गई थीं। काफी देर तक अधीश उसे देखता ही रहा, लेकिन जैसे ही अधीश ने वो कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में पहना, उसे एक झटका सा लगा। क्या हुआ अधीश, कोई समस्या है क्या? हमें यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलना होगा ताकि रात होने से पहले हम नगर में पहुंच जाएं। मैं नहीं चाहता कि अंधेरे में हम फिर उस स्थान से गुजरें जहां आसुरी शक्तियों का वास है। प्रताप ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोचने लगा था, चलो जल्दी निकलते हैं। अधीश ने कहा। फिर तीनों अपने घोड़ों को तेजी से भगाते हुए वहां से चल पड़े। गोपाल दास और हेमनगर के नगर सेठ को शहर के मुख्य चौराहे पर एक ऊंचे स्थान पर बांध दिया गया था। लोग अब भी उनके चारों तरफ भीड़ लगाए खड़े थे। रखवाली के लिए विश्वा ने कई सैनिक वहां तैनात कर दिए थे। विश्वा खुद अधिपति कैलाश के पास बैठा आगे की योजना पर विचार कर रहा था। विभूति अपने घर लौट आया था। उसे सही सलामत देखकर उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। नगर में सभी लोग देवयानी, प्रताप और अधीश के लौटकर आने का इंतजार कर रहे थे। इन सब के अलावा एक और व्यक्ति था जो अधीश के लौटकर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो था वैद्य जगन्नाथ। जगन्नाथ एक बहुत ही काबिल और प्रसिद्ध वैद्य था। अधिपति कैलाश और जगन्नाथ बचपन के मित्र थे। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। फिर अधिपति कैलाश को अपनी सिद्धियों का ज्ञान हो गया और जगन्नाथ वैद्य बन गया। लेकिन इसके अलावा उसका एक और राज था जो विश्वनाथ के अलावा और कोई नहीं जानता था। लेकिन विश्वनाथ ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, न ही उसने कभी जरूरत समझी थी। लेकिन जगन्नाथ कुछ नहीं भूला था। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। रात होने से पहले ही देवयानी, प्रताप और अधीश तीनों वापस लौट आए थे। वे तीनों भी आते ही सबसे पहले अधिपति कैलाश से मिलने पहुंचे। वहां सब लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। तीनों ने पहले अधिपति और विश्वा को प्रणाम किया। तुम तीनों कुशलता पूर्वक यहाँ वापस आ गए। अब जाकर मेरे मन को शांति मिली है। विश्वा ने कहा, क्या आपको मेरे छात्रों की योग्यता पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था विश्वा जी? अधिपति कैलाश ने हंसते हुए कहा। फिर वे आगे बोले, अच्छा अब तुम तीनों जाकर आराम करो। कल सुबह जल्दी ही हमें एक और महत्वपूर्ण काम करना है। पाणिक कहाँ हैं अधिपति? अधीश ने पूछा। वे अभी आराम कर रहे हैं, उनसे भी सुबह ही मिलना। इतना कहकर अधिपति कैलाश विश्वा से बोले, आप मेरे साथ आइए विश्वा जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अधिपति कैलाश को पूरा यकीन था कि रात में मौका मिलते ही रविदास कुछ न कुछ जरूर करेगा और इसी के बारे में वे विश्वा से बात करना चाहते थे। विश्वा ने कहा, मुझे पता है अधिपति आप किस बात को लेकर चिंतित हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए, वहां कई सैनिक पहरा दे रहे हैं और आप कहें तो मैं वासुदेव को वहां भेज दूंगा। नहीं विश्वा जी, वासुदेव अभी अभियान से लौटा है, उसे मत भेजिए। मुझे गोपाल दास की चिंता नहीं है, वे दोनों भागने की कोशिश नहीं कर सकते। मुझे चिंता है रविदास की, वो इस बात को हल्के में नहीं लेगा और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कोई ना कोई उत्पात जरूर करेगा। अधिपति ने कहा, क्यों ना हम दोनों ही चलकर आज की रात वहां जाकर पहरा दें? विश्वा ने कहा तो अधिपति राजी हो गए। कुछ ही देर में वे दोनों चौक पर पहुंच गए। गोपाल दास और नगर सेठ को चौक पर इसलिए बांधा गया था ताकि और लोग उनकी दशा देखकर सबक लें और भविष्य में अपराध करने से डरें। विश्वा और अधिपति जाकर उसी मंच पर बैठ गए। इधर रविदास योजना बनाने में लगा था कि किस तरह गोपाल दास को वहां से छुड़ाकर लाया जाए। वो बेचैन होकर कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। तभी उसे एक बात सूझी। अचानक वो खुशी से उछल पड़ा। अरे, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा?
रविदास ने तुरंत अपने भरोसेमंद सेवकों को बुलाया और उनसे कहा, नगर के बाहर स्थित हमारे बगीचे में जाओ और तेल छिड़क कर आग लगा दो। वो आग बहुत भयानक होनी चाहिए, इतनी भयंकर कि सारे नगरवासी दौड़े दौड़े उसे देखने के लिए चले आए। लेकिन वो तो आपका सबसे उपजाऊ बागीचा है, हर साल हजारों मन फल उस बगीचे से प्राप्त होते हैं। नगर सेवक ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने जितना कहा है उतना करो, रविदास ने चिल्लाकर कहा। सारे सेवक वहां से चले गए और जल्दी जल्दी बागीचे की तरफ चल पड़े। लेकिन कोई था जो उनकी सारी बातों को छिपकर सुन रहा था। हालांकि रविदास ने अपने भवन की सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता कर रखी थी, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसे वो एक बार खुद ही गुप्त रास्तों से घर के अंदर लेकर आया था, और वो था विभूति। विभूति को खुद अधिपति ने ही ये काम सौंपा था। वो तो पहले ही रविदास और गोपाल दास से खार खाए बैठा था। पहले तो दोनों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, और जब बात नहीं बनी तो उसकी हत्या की योजना बना डाली। अगर अधिपति कैलाश ने उसकी मदद न की होती तो आज वो जीवित नहीं होता। मुझे ये बात जाकर अधिपति को बतानी चाहिए, विभूति ने सोचा, और गुप्त मार्ग से ही बाहर निकलकर सीधा अधिपति के निवास पर पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि वे तो रात भर चौक पर ही रहने वाले हैं, तो वो वहां से सीधा चौक पर पहुंचा। अधिपति, अधिपति, रविदास, विभूति हांफते हुए बोला। आराम से बैठे, थोड़ा शांत हो जाओ, फिर बोलो, विश्वा ने कहा। अधिपति, रविदास अपने ही बगीचे में आग लगाने की योजना बना रहा है ताकि सबका ध्यान बंट जाए और वो गोपाल दास को छुड़ा सके। विभूति अपनी सांसों को नियंत्रित कर बोला, हे ईश्वर, जैसा पिता है वैसा पुत्र। उस बाग से लगे हुए कितने ही बगीचे और हैं, अगर आग फैली तो सब जलकर खाक हो जाएगा, अधिपति ने कहा। इसके अलावा सैकड़ों मालियों को उन बगीचों से रोजगार मिलता है, उनके परिवार उसी की कमाई से पलते हैं, वे बर्बाद हो जाएंगे। विश्वा बोले, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, विभूति बोला। विश्वा ने एक सैनिक को जल्दी ही प्रताप और अधीश को बुलाने भेज दिया और एक सैनिक को वासुदेव को बुलाने। उन्हें यहां लेकर मत आना, सारी बात बताकर सीधे गोपाल दास के बागीचे पर जाने को कहना। इस रविदास को मैं खुद लेने जाऊंगा, अधिपति ने सैनिक से कहा। जैसी आपकी आज्ञा, कहकर सैनिक वहां से चले गए। प्रताप और अधीश यात्रा की थकान के कारण सो चुके थे, फिर भी अधिपति की आज्ञा सुनकर जल्दी ही रविदास के बागीचे पर पहुंच गए। वासुदेव भी अपने कुछ सैनिकों को लेकर निकल पड़ा। चौक पर विभूति और विश्वा अब भी रात भर के लिए बैठे थे। अधिपति कैलाश रविदास के घर पहुंचे और उसे बाहर बुलाया। अरे अधिपति, आप इतनी रात को यहाँ कैसे? रविदास ने कुछ ज्यादा ही मीठी आवाज में कहा। कुछ नहीं बेटे, मैं जानता हूँ जो तुम्हारे पिताजी ने किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें लेने आया हूँ ताकि तुम मेरे साथ चलकर अपने पिता को समझा सको, अधिपति ने भी प्यार से समझाते हुए कहा। रविदास ने सोचा, ये तो मेरा काम और आसान हो गया, अब मैं आसानी से चौक तक जाकर पिताजी को छुड़ा सकता हूँ। और वो तुरंत ही अधिपति के साथ जाने को तैयार हो गया। दूसरी तरफ अधीश, प्रताप और वासुदेव शीघ्र ही बागीचे तक पहुंच गए। प्रताप ने पहले ही बागीचे में कमर तक पानी भर दिया कि अगर कोई आग लगाने की कोशिश करे तो ना लगा पाए। उसके बाद वे तीनों छिपकर रविदास के सेवकों का इंतजार करने लगे। अधिपति कैलाश रविदास को गोपाल दास के पास तक ले गए। अपने पिता को इस हाल में देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो उनके गले लग गया। तुम यहां क्यों आए रवि? ये इन सब लोगों की एक चाल है, गोपाल दास ने कहा। क्या? रवि चौंक पड़ा। इससे पहले वो कुछ करता, विभूति ने पीछे से उसके हाथ पकड़कर बांध दिए। पिता धूर्त है और पुत्र मूर्ख, विश्वा ने कहा और रविदास को भी उसी स्थान पर उसके पिता के साथ बांध दिया। थोड़ी ही देर में वासुदेव रविदास के सेवकों को लेकर वहां आ पहुंचा। अधिपति, मैं इन सबको भी ले आया, वासुदेव ने कहा। इन्हें जाने दो वासुदेव, ये सब तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे थे, अधिपति ने कहा। तो वासुदेव ने सबको छोड़ दिया। वे सब अधिपति और विश्वा को प्रणाम कर पल भर में ही वहां से भाग गए। अधीश और प्रताप भी वहां पहुंचे। प्रताप बोला, मुझे लगा था आज के दिन एक और युद्ध मुझे लड़ना पड़ेगा, लेकिन अच्छा ही हुआ जो पहले ही हमें पता चल गया। अभी के लिए तुम सब काफी युद्ध लड़ चुके हो, अब तुम्हारी मेहनत का इनाम और परीक्षा का परिणाम तुम्हें कल ही मिलेगा।
अधिपति हंसकर बोले। परीक्षा? अधीश और प्रताप के मुंह से एक साथ निकला। हाँ, अब जाकर आराम करो, कल सुबह जल्दी ही यहां आ जाना। इन तीनों का न्याय भी तो देखना है, अधिपति बोले। लेकिन अधीश अब भी यही सोच रहा था, किस परीक्षा की बात कर रहे हैं अधिपति, और कौन सा परिणाम? क्या अधीश, प्रताप और देवयानी को उनकी वीरता के लिए पुरस्कार मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।